स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल के अंतर्गत नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां, जैसे अपवाह क्या होता है, अपवाह तंत्र, अपवाह द्रोणी, जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, जल विभाजक क्या है, जल संभर वाटर सेट क्या होता है, जल प्रपात क्यों बनते हैं, विसर्प, ताप, चाप झील देखेंगे, तटबंध देखेंगे, वितरिका क्या होता है, डेल्टा, अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, और हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र किस प्रकार से हैं। इन सभी टॉपिक को आज इस वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपवाह क्या होता है। अपवाह जल की वह मात्रा है जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल का अनुसरण करते हुए धाराओं, जल धाराओं, सरिताओं, नालों और नदियों के रूप में प्रवाहित होता है। यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ये बीच से एक मुख्य नदी आ रही है और ये मुख्य नदी कुछ जल को अपने साथ लेकर यहाँ पर इस सागर में जाकर अपना जल छोड़ती है। तो यहाँ पर वो जल की जितनी मात्रा अपने साथ लेकर ही आती है उसे ही अपवाह कहा जाता है। अपवाह तंत्र क्या होता है, निर्धारित जल मार्गों का अनुसरण करता हुआ बहता जल, यानी जो अपवाह है यानी बहता जल, इनके जाल द्वारा जो तंत्र बनता है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये नदियां जो इसमें अपवाह बना रही हैं, यानी ये नदी है, ये अपने साथ यहाँ पर कुछ इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों के साथ में जिस प्रकार का ये जाल बना रही है, इसे ही जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र उस क्षेत्र की स्थलाकृति और जलवायु पर निर्भर करता है, यानी ये अपवाह तंत्र किस प्रकार से होगा, वो उस क्षेत्र की जो स्थलाकृति है, वहां की जलवायु है, उस पर निर्भर करता है। नीचे के चित्र में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जल मार्ग, ये जो जल तंत्र है, ये इस प्रकार से यहाँ पर बना है और ये जो इसकी छोटी-छोटी नदियां हैं, ये इसकी सहायक नदी है। बीच से यहाँ पर जो नदी जा रही है, इसमें ये मुख्य धारा होती है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। तो यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं, निश्चित वाहिका यानी एक निश्चित दिशा से जो जल प्रवाहित हो रहा है उसे अपवाह कहेंगे, और इन वाहिकाओं के जाल को, यानी ये जो जल बह रहा है इसके जाल को, जिस प्रकार का ये जाल बनाती है, उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को, यहाँ पर क्षेत्र है, जितने क्षेत्र में वो नदी अपनी सहायक नदियों के साथ में बहती है, उस क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जिस क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर बह रही हैं मुख्य नदी और इसकी सहायक नदी, इसे ही अपवाह द्रोणी कहा जाएगा। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, यानी कैचमेंट। यहाँ पर नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, ऊपर हमने देखा है नदी द्रोणी क्या होती है, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को जल संभर वाटर सेट कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। यहाँ पर जो एक अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है। तो यहाँ पर ऊपर पहले मैं आपको नदी द्रोणी जल संभर समझा देती हूँ। ये जो नदी द्रोणी है, एक नदी द्रोणी अगर किसी बड़े क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है तो उसे नदी द्रोणी कहेंगे। अगर वो किसी नाले या किसी छोटे से क्षेत्र से प्रवाहित होती है तो उसे जल संभर कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितने क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, नाले की जो क्षेत्र होता है वो छोटा होता है तो उसे जल संभर कह सकते हैं, और अगर नदी और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र ले लें तो इस प्रकार से वो काफी बड़ा क्षेत्र होता है, इसे नदी द्रोणी कहा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जल विभाजक क्या होता है, तो ये देखते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर हमने दो द्रोणियां देखी हैं। यहाँ पर द्रोणी क्या होता है ऊपर देख चुके हैं। तो यहाँ पर एक तरफ एक नदी द्रोणी बह रही है, एक तरफ एक है। मान लीजिए इस तरफ ये गंगा नदी द्रोणी है और इसी के समानांतर बहती है इस तरफ यमुना। तो इस प्रकार ये यमुना का प्रवाह तंत्र है और इस तरफ गंगा का है। तो इसके बीच में कुछ क्षेत्र होगा जो उसका जल विभाजित करेगा, उसी जो क्षेत्र होगा इसे ही जल विभाजक कहा जाएगा। और ये जो जल विभाजक है, यहाँ पर ये पर्वत, पहाड़ वगैरह कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है, पर्वत क्या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है। यहाँ पर ये जल विभाजक, यहाँ पर ये जो लाइन में रेड कलर से खींच रही हूँ, अगर आप इसे देख सकते हैं तो इस रेड लाइन की जो क्षेत्र है, इस तरफ जितनी भी नदियां बहती हैं, इस तरफ यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है और इस तरफ अरब सागर है।
तो बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियां आती हैं वो इस तरफ जितनी भी नदियां हैं वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, और इस तरफ की जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, इन नदियों के बारे में हम आगे डिटेल से देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरफ की जो भी नदियां हैं वो अपना जल अरब सागर में प्रवाहित करती हैं। तो ये जो लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भारत में जल विभाजक का काम करता है। एक तरफ का जो नदियां हैं वो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, और एक तरफ इस तरफ जो नदियां प्रवाहित होती हैं वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। इसे जल विभाजक कहा जाता है। यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं नर्मदा और तापी नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित जो क्षेत्र है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इस मैप में आपको दिखाना चाहती हूँ, भारत में जो गंगा नदी तंत्र है इसका सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी है, यानी द्रोणी को इंग्लिश में बेसिन बोलेंगे। तो गंगा बेसिन सबसे बड़ा है। यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये गंगा बेसिन का क्षेत्र है जो इस प्रकार से यहाँ बंगाल की खाड़ी में आकर बांग्लादेश के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गोदावरी बेसिन है, इस तरफ कृष्णा है, इस तरफ सिंधु बेसिन है, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है, नीचे कावेरी है, पिन्नार है। नदियों के बारे में आगे डिटेल से देखेंगे तब हम इसे विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर नर्मदा बेसिन देख सकते हैं, ये तापी बेसिन है, इस तरफ साबरमती, यहाँ पर माही बेसिन है, और इस तरफ ये पश्चिम प्रवाही नदियां जिसमें कच्छ सौराष्ट्र में नदियां जो हैं ये लूनी नदी जैसे ये यहाँ पर राजस्थान में प्रवाहित होती है। तो ये इस सभी नदियों का अपवाह क्षेत्र है। अब देखते हैं अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, तो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। अपवाह तंत्र का ज्यामितीय विन्यास यह बताता है कि यह किस प्रकार का अपवाह तंत्र है या इसका अपवाह प्रतिरूप क्या है। यानी कई नदियां जब प्रवाहित होती हैं तो उसमें उसकी सहायक नदियां आकर मिलती हैं, तो वो नदियां जो उसकी सहायक नदी और वो मुख्य नदी जो एक चित्र बनाती है, यानी एक यहाँ पर जो मैं बता दूं तो एक प्रतिरूप बनाती है, वो प्रतिरूप किस प्रकार का होगा ये से ही हम अपवाह प्रतिरूप के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि ये चित्र कई प्रकार से बनेंगे। कुछ नदियां इसमें समानांतर आके मिलेंगी, कुछ इस प्रकार से मिलेंगी, कुछ इस नदी के डायरेक्ट पीछे से आकर मिल जाएगी। तो इसी को अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। अपवाह प्रतिरूप एक विशेष अपवाह जल द्रोणी यानी बेसिन में धाराओं, नदियों एवं झीलों द्वारा निर्मित एक प्रतिरूप होता है। किसी क्षेत्र की नदियों की ज्यामितीय व्यवस्था को जल अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। नदी का अपवाह प्रतिरूप भूमि की स्थलाकृति जैसे कारकों, चाहे किसी विशेष क्षेत्र में कठोर या नरम चट्टानों का प्रभुत्व हो, जल का वेग इत्यादि पर निर्भर करता है। यहाँ पर आप इस सभी चित्रों में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक मुख्य पर्वत है, यहाँ से कई प्रकार की नदियां निकल रही हैं, तो ये एक अलग प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाता है। यहाँ पर आयताकार आकर उसकी जो सहायक नदियां हैं एक मुख्य नदी से आयताकार आकर मिलती हैं, यानी समकोण पर मिलती हैं, तो ये अलग प्रकार का चित्र बनाएगा। यहाँ पर कुछ नदियां समानांतर बहती हैं तो वो कुछ अलग प्रकार का चित्र बनाएगा, और यहाँ पर ये कुछ अलग प्रकार का जो अपवाह प्रतिरूप है ये बनाया जाएगा। ये हम एक एक करके अब आगे डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला है धूमाकृतिक प्रतिरूप, इसे वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप उत्तर भारत के मैदान में गंगा नदी तथा प्रायद्वीपीय भारत के पठार में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं ये मुख्य नदी है बीच में, पर इसके आसपास इसकी जो सहायक नदियां हैं जिस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती है इसे ही धूमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप कहते हैं या फिर वृक्षाकार। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये मुख्य नदी यहाँ पे बीच में आप इसे देख सकते हैं। मुख्य नदी से आसपास जो ये सहायक नदियां मिल रही हैं ये कुछ इस प्रकार से, और सहायक नदियों की भी कुछ सहायक नदियां होती हैं, तो ये एक वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं। तो ये चित्र से आप इस अच्छे से इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट है जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न है ये। इस चित्र में आप देख सकते हैं इसे जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। यहाँ पर ये मुख्य नदी है और यहाँ पर ये एक दूसरे के समानांतर बह रही हैं तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हैं। इनकी जो सहायक नदियां हैं ये इनसे आकर समकोण पर मिलती हैं, तो ऐसे प्रतिरूप को जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो ये चित्र से आप ये प्रतिरूप भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट है अरी या फिर इसे अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप भी कहते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरे या फिर रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये
एक पर्वत शिखर है और यहाँ से कई प्रकार की नदियां प्रवाहित हो रही हैं, तो ये अरे अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है आयताकार अपवाह प्रतिरूप। ये मुख्य नदी में मिलते समय चट्टानी संधियों यानी भ्रंश से होकर प्रवाहित होती हैं तथा समकोण पर आकर मिलती हैं। विंध्य चट्टानों वाले प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नदियों ने आयताकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण किया है। यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो मुख्य नदी है वो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है और जो उसकी नदियां हैं, जो उसकी सहायक नदियां हैं, वो उससे समकोण पर आकर मिलती हैं। विंध्य चट्टानों में जो नदियां प्रवाहित होती हैं, वो कुछ इसी प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, जिसे आयताकार कहते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं, वो इससे समकोण पर आकर मिलती हैं और ये नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। नेक्स्ट है अभिकेंद्री प्रतिरूप। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं, तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक झील है, इसमें चारों तरफ से नदियां आकर मिल रही हैं, तो इसे हम अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। जैसे राजस्थान में जो लूनी नदी है, वो आकर उसी मैदान में आकर वहीं पर समाहित हो जाती है, यानी लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है क्रमहीन अपवाह या आक्रमवर्ती अपवाह प्रतिरूप। जब कोई नदी अपनी प्रमुख शाखा से विपरीत दिशा से आकर मिलती है, तब क्रमहीन या आक्रमवर्ती अपवाह प्रतिरूप का विकास होता है। ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली सहायक नदियां जैसे दिहांग, दिबांग तथा लोहित इसी प्रकार का अपवाह बनाती हैं। यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो रेड कलर से इसके पीछे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी इस तरफ अगर मैं कह दूं तो ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में आती है। यहाँ बांग्लादेश के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और इसकी जो सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, ये इससे पीछे से आकर मिल रही है, यानी विपरीत दिशा से मिल रही है, दाएं बाएं नहीं, ना तो सामने से, ये विपरीत दिशा से आकर मिल रही है, तो इसे क्रमहीन अपवाह या फिर आक्रमवर्ती अपवाह प्रतिरूप कहा जाएगा। नेक्स्ट है अनुगामी या फिर अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप। जब कोई नदी धरातली ढाल की दिशा में प्रवाहित होती है, तब अनुगामी अपवाह का निर्माण होता है। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियों का उद्भव पश्चिमी घाट पर्वतमाला में है तथा वे ढाल के अनुसार प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी अथवा अरब सागर में गिरती हैं और अनुगामी अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से जो क्षेत्र है इसका ढाल है, इसकी जो मुख्य नदी है आप देख रहे हैं, ये ढाल के अनुरूप प्रवाहित हो रही है, तो इसे अनुगामी अपवाह प्रतिरूप कहा जाएगा। नेक्स्ट है परवर्ती अपवाह। सबसेक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। जब नदियां अपनी मुख्य नदी में ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण पर आकर मिलती हैं, तब परवर्ती अपवाह निर्मित होता है। दक्षिण प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलकर गंगा तथा यमुना में मिलने वाली नदियां जैसे चंबल, केन, काली, सिंध, बेतवा आदि द्वारा परवर्ती अपवाह प्रतिरूप विकसित किया गया है। यहाँ पर आप बीच में देख सकते हैं, ये कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न है। ये जो मुख्य नदी है, ये अपवाह के जो ढाल है उसी के अनुसार प्रवाहित हो रही है, लेकिन इसकी जो सहायक नदियां हैं, ये ढाल के अनुसार आते हुए इससे यहाँ पर समकोण पर मिलती हैं, तो इसे कहा जाएगा परवर्ती अपवाह प्रतिरूप। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है समानांतर ड्रेनेज पैटर्न। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, जो नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों, जैसे पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां। ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर इस तरफ जो नदियां बहती हैं वो इस तरफ बह जाती हैं ढाल के अनुसार, और यहाँ पर इस तरफ जो नदियां हैं वो एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। अगर मैं इसे साफ करके फिर से आपको दिखाऊं तो ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट श्रृंखला से कुछ नदियां निकलती हैं और वो इस तरफ अरब सागर है, अरब सागर में कई सारी नदियां निकलती हैं। आगे हम इन नदियों के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। तो ये नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं, तो इसे ही हम समानांतर ड्रेनेज पैटर्न यानी अपवाह प्रतिरूप के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है खंडित अपवाह। उत्तर भारत के विशाल मैदान में पहुंचने के पूर्व भाबर क्षेत्र में विलीन हो जाने वाली नदियां खंडित या विलुप्त अपवाह का निर्माण करती हैं। ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत से जब नदियां निकलती हैं तो यहाँ पर कुछ बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिसमें भाबर कहा जाता है। भाबर क्षेत्र में ये नदियां विलुप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो नदियां विलुप्त हो जाती हैं, यानी नदियों का जो जल धारा है वो खंडित हो जाता है, इसलिए इसे खंडित अपवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद नीचे तराई क्षेत्र आता है। तराई क्षेत्र में ये नदियां
पुनः दिखने लगती हैं। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप। ऐसी नदियां जो हिमालय के उत्थान से पहले उस स्थान पर बहती थी और हिमालय के उत्थान के कारण उन नदियों ने गहरे गार्ज काट कर अपनी दिशा दक्षिण की ओर मोड़ दी हो, पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। हिमालय से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तीस्ता आदि नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। तो आगे मैं ये अभी आपको बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर नदियों का निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूं तो ये मैं आगे पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से भारत यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से टकराया। इसके बाद में यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। तो जब ये यूरेशियन प्लेट से नहीं टकराया था, इसके पहले यहाँ पर कुछ नदियां बहती थी, लेकिन जब ये भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जो नदियां यहाँ पर बहती थी उन्होंने अपनी दिशा यहाँ पर जो पर्वत बने उन्हें काटा। उन्हें काटने से जो क्षेत्र बनता है उसे गाज कहते हैं। उस गाज से पुनः प्रवाहित होते हुए नीचे की ओर यहाँ पर गिरने लगी, यानी नीचे इस तरफ अगर अरब सागर और इस तरफ बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने लगी तो इसे ही हम पूर्ववर्ती अपवाह कहेंगे, यानी जो ऐसी नदियां जो हिमालय के उत्थान से पहले उसी स्थान पर बहती थी और हिमालय के उत्थान के कारण उन नदियों ने गहरे गार्ज काटकर अपनी दिशा दक्षिण की ओर मोड़ दी हो, पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। और ये नदियां हैं सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी और तीस्ता नदियां। नेक्स्ट है अध्यारोपित, जिसे सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न कहा जाएगा। ऐसी नदियां धरातल अपर्दित सैलों पर बहती हैं। चंबल, बनास, सोन, दामोदर, स्वर्णरेखा और तापी नदियां कुछ इस प्रकार की ही हैं। यहाँ पर जो नदियां जो सैल होती है, यानी जो मैदान जो क्षेत्र होता है, जो वहां पर पठार होता है, उसे काट कर अपना मार्ग बनाती हैं, यानी उन सैलों को काटती हैं। उसके बाद भी उसी जो गार्ज बनता है उसी से वो प्रवाहित होती हैं, जो वहां पर यानी भ्रंश घाटी जो बनती है उनके अपर्दन से उससे ही वो प्रवाहित होती हैं। तो उसे अध्यारोपित यानी सुपर इम्पोज्ड, वो किसी प्रकार से अपने आप को थोप करके वहां पर बह रही है, तो उसे अध्यारोपित ड्रेनेज पैटर्न अपवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाएगा। ऐसी नदियां हैं चंबल, बनास, सोन, दामोदर, स्वर्णरेखा और तापी नदियां। अब देखते हैं नदियों के कार्य के बारे में। अभी तक हमने नदियों के पैटर्न देखा है, अब देखते हैं नदियां किस प्रकार के कार्य करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर कोई पर्वत यहाँ से प्रवाहित होती है। तो नदी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक ऊपरी भाग होता है, एक मध्य भाग होता है, एक नीचे उसका निचला भाग होता है। तो ये यहाँ पर अपने क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए जहाँ से स्रोत से लेकर जहाँ पर वो जाकर किसी सागर में मिलती है, उस रास्ते भर में वो कई सारे अपर्दन करती हैं, यानी नदी के जल से दृश्य जो भूमि ऊपर आपको दिख रही है इसका अपर्दन होता है और इसके अपर्दन से वो कुछ प्रकार के स्थलाकृतियां बनाती हैं। उसे हम यहाँ पर डिटेल से देखने वाली हैं। पहले वो बनाती हैं जलप्रपात, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात का निर्माण करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कठोर सैल है, जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु सैल, जिस प्रकार से यहाँ पर ये एक जलप्रपात बन रहा है। नेक्स्ट है विसर्ग, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, यानी नदी यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं किसी ऊपर के क्षेत्र से निकली और यहाँ पर आने के बाद जब वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इसके बाद वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं मोड़ों यानी बड़े मोड़ों को विसर्ग कहा जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं नदी जब यहाँ पर ढाल कम हो जाती है तो वो विसर्ग बनाती हुई चलती है। ढाल कम होने पर वो टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलती है। इन्हीं टेढ़े मेढ़े रास्तों को यहाँ पर विसर्ग कहा जाएगा। चाप झील क्या होता है? तो इसके बाद जो विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। जो विसर्प है यहाँ पर जो जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यहाँ पर ये मिट्टी कुछ अवसाद वगैरह लेकर आती है, उसे यहाँ पर जमा करना शुरू कर देती है और इससे जो विसर्प होते हैं वो विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं ये चाप झील है। इसे गोखुर झील भी कहा जाता है क्योंकि ये खुर के प्रकार से दिखाई देता है। नेक्स्ट है तटबंध, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं अवसादों पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कित मैदान का
निर्माण होता है नदी के उपखित तटों को तटबंध कहते हैं। यहाँ पर आप जिस चित्र में देख सकते हैं नदी जब आती है तो वो बाढ़ लाती है तो अपने किनारे पर कुछ अवसाद वगैरह इकट्ठा करती है और इसे ही हम तटबंध कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र में मैं इसे साफ करके अगर आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर ये हमने देखा है चाप झील, ये कुछ टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर मैदानी क्षेत्र में चलती है तो ये बिसर बनाती हुई चलती है। इन्हीं टेढ़े-मेढ़े रास्तों को बिसर कहते हैं और किनारे पर जो वो अवसाद इकट्ठा करके अपने जो जितने किनारे पर नदी बहती है, जो किनारा बनता है उसे तटबंध कहा जाएगा। नेक्स्ट है वितरिका। ऊपर जो ये नदी होती है यहाँ पर आकर इससे कुछ इस प्रकार से नदियाँ अगल-बगल से मिलती जाती हैं। तो जो नदियाँ मुख्य धारा में आकर मिलती हैं, उसे हम सहायक नदी कहते हैं। अगर मैं लिख दूँ तो उसे सहायक नदी कहेंगे। लेकिन अगर एक नदी बहती हुई आती है और वो मुख्य नदी किसी कारणवश यहाँ से मुख्य नदी से एक छोटी-सी पतली नदी निकल जाए, मुख्य नदी से निकले, तो उसे ही वितरिका कहा जाएगा। समुद्र तक पहुँचते-पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाएगा। गंगा नदी तंत्र में हम वितरिका के बारे में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है डेल्टा क्या होता है जब नदी यहाँ पर नीचे आती है बहती हुई तो यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ पर नदी जो अवसाद लाती है वो यहाँ पर इकट्ठा कर देती है। जो नदियाँ अवसाद लाती हैं यानी जो नदियाँ डेल्टा बनाती है वो लंबा मार्ग से प्रवाहित होती है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकती हैं बीच में मुख्य नदी है, मुख्य नदी आते हुए यहाँ पर कई हिस्सों में बढ़ जाती है, तो इसे हम वितरिका कहेंगे और ये जो क्षेत्र यहाँ पर लाकर बीच-बीच में जो ये अवसाद इकट्ठा करती जाती है, इन्हीं अवसादों का जो ये चित्र बनता है, इसे ही हम डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं उद्गम के प्रकार। प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भारतीय उपवाह तंत्र को हिमालयी उपवाह तंत्र व प्रायद्वीपीय उपवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। जो भारतीय उपवाह तंत्र है इसे हम 2 भागों में पढ़ने वाले हैं, हिमालयी उपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय उपवाह तंत्र। बीच में आप ये कर्क रेखा देख सकते हैं, कर्क रेखा के जो उत्तर का क्षेत्र है इसे हम हिमालयी उपवाह तंत्र कहेंगे और जो इसके नीचे का जो क्षेत्र है इसे हम प्रायद्वीपीय उपवाह तंत्र कहते हैं। हिमालयी उपवाह तंत्र क्या होता है तो ये हम डिटेल से जान लेते हैं। हिमालय की अधिकतर नदियां 12 मासी नदियां होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। इनमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी जोड़ियां शामिल हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काट कर गार्जों का निर्माण किया है। यहाँ पर स्थित में आप देख सकती हैं ये नदियां जब बहती हैं तो यहाँ पर ये पर्वतों को काटती हैं, उसी मार्ग से बहती हैं तो इसे गार्ज कहा जाता है। हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन यानी अपर्दन क्या होता है तो ये चलते हुए जो मार्ग में बाधाएं आती हैं उन्हें काटते छाटते हुए चलती हैं तो उसे ये अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन क्रिया करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू लेकर चलती हैं। ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां, क्षिप्रिकाएं व जलप्रपात भी बनाती हैं। मध्य और निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां जैसे समतल घाटी, गोखुर झीलें जो ऊपर हम देख चुके हैं, बाढ़कित मैदान, गुम्फित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा-मेढ़ा होता है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और अपना रास्ता बदलती रहती हैं। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है व परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय उपवाह तंत्र के बारे में। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी-छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। प्रायद्वीपीय उपवाह तंत्र हिमालयी उपवाह तंत्र से पुराना है। ये किस प्रकार पुराना है आगे हम ये देखने वाले हैं। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है।
नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन व सोन नदियां गंगा नदी तंत्र का अंग हैं। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र ये हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्ग नहीं बनाती और ये बारहमासी नहीं होती हैं। यद्यपि बृहस्पति घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका उदाहरण है। अब हम देखते हैं हिमालय उपमहा तंत्र का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प, ये कल्प क्या होते हैं, ये वर्ड ज्योग्राफी में हम डिटेल से देखेंगे। ये मायोसीन कल्प लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले की बात है। विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा गया है, हिमालय के संपूर्ण अंधेर विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत मृतिका, चिकनी मिट्टी, गोलासमवा, कोंग्लोमेरेट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि करते हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो जब ये भारतीय जो प्लेट है, जब ये अफ्रीकन प्लेट से जब ये अलग हुई थी, जब भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई और ये उत्तर की दिशा में प्रवाहित हो रही थी और ऊपर जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराई, इससे पहले यहाँ पर एक नदी बहती थी, बहती दो नदी थी, हम एक ही देख रहे हैं। एक तरफ इस तरफ बहती थी ऑक्सस, ये ऊपर जाती थी, और एक बहती थी यहाँ नीचे, जिसे कि हम शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्म के नाम से जानते हैं। ये नदी बहती थी और ये असम से पंजाब तक के क्षेत्र में बहती थी और निचले यहाँ पर पंजाब के पास में एक सिंध की खाड़ी थी जिसमें अपना पानी विसर्जित करती थी। लेकिन जब ये हिमालय बना, यानी ये जो भारतीय प्लेट है ये जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराई और इसके बाद यहाँ हिमालय का निर्माण हुआ। तो जब हिमालय का निर्माण हुआ तो इसके बाद ये नदी ने अपना मार्ग कई धाराओं में बढ़ गई, यानी कई नदियों में प्रवाहित होने लगी यहाँ से, और यहाँ पर गाज बनाकर ये यहाँ बंगाल की खाड़ी और इस तरफ अरब सागर में अपना जल गिराने लगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले एक नदी बहती थी इस क्षेत्र में, यानी यहाँ पर ऊपर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के मध्य में। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्म नदी 3 मुख्य अपवाह तंत्रों में बढ़ गई। पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियां ये हैं। सिंध नदी, इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास हैं। मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में व कोटवार पठार, दिल्ली रिस के उत्थान के कारण हुआ। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया। यहाँ पर जो ये आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये सिंधु और गंगा, इस तरफ जो नदियां बहती हैं वो सिंधु नदी तंत्र है और इस तरफ जो यहाँ पर जल विभाजक है, इस तरफ जो नदियां बह रही हैं ये गंगा नदी तंत्र में आता है और ये कोटवार पठार दिल्ली के उत्थान के कारण हुआ है। इसी प्रकार मध्य प्लेस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का दिक् परिवर्तन हुआ और बंगाल की खाड़ी की ओर वे प्रवाहित होने लगी। यहाँ पर मालदा गैप है, मालदा गैप यानी यहाँ पे पठार है, यहाँ पर किसी कारण से यहाँ पर जो भ्रंश बना, यानी ये जो क्षेत्र था ये धंस गया, तो जो ऊपर से आने वाली नदियां हैं वो यहाँ बंगाल की खाड़ी में, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र है, बंगाल की खाड़ी में आकर अपना जल विसर्जित करने लगी। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास किस प्रकार से हुआ, ये देखते हैं। अति प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है। पहला है आरंभिक टर्सरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या धसाव, जिससे यह समुद्र तल से नीचे चला गया। इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की सामान्य सममित योजना में गड़बड़ी हो गई। टर्सरी काल के दौरान जो प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन हुआ, यहाँ पर अगर मैं कह दूं तो ये जब इस प्रकार से जब ये ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रहा था, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप से अलग होने के बाद में जो भारतीय प्लेट है जब उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही थी, तो यहाँ पर ये जो यूरेशियन प्लेट से टकराई, जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो यहाँ पर
किनारे का जो हिस्सा था यहाँ पर ये धँसा हुआ और ये नीचे धँस गया, जो ऊपर कुछ हिस्सा ऊपर उठ गया, तो यहाँ पर इस तरफ आधी नदियाँ बहने लगी और जो यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है, इसके इस तरफ की नदियाँ यहाँ अरब सागर में अपना जल विसर्जित करने लगी। हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतरण हुआ। हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतरण हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और तापी इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही हैं, अपरद पदार्थ से मूल दरारों को भर रही हैं, इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। यहाँ पर जब ये भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो ये जो भारतीय प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई। यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं तो यूरेशियन प्लेट ऊपर है, ये इसके नीचे चली गई। नीचे जाने से यहाँ पर इस तरफ जो ढाल है वो उत्तर की तरफ हो गया है, तो यहाँ पर जो विंध्य पर्वत श्रेणी से जो नदियां निकलती हैं वो ऊपर जाकर गंगा नदी तंत्र में अपना जल विसर्जित करती हैं। इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। तो यहाँ पर ये उत्तर पश्चिम दिशा से ऊपर जाते जाते आप देख सकते हैं ये दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया और इसी कारण बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल जो नदियां थी वो विसर्जित करने लगी। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें।